जय हिंद बच्चों, स्वागत है हमारी इस नई वीडियो में। आज हम बच्चों पढ़ने वाले हैं रासायनिक समीकरण। तो चलिए बच्चे शुरुआत करते हैं रासायनिक समीकरण। तो बच्चे हम रासायनिक समीकरण की पहले परिभाषा देख लेंगे। परिभाषा होती क्या है बच्चे? तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्व व बनने वाले पदार्थों को सूत्र या प्रतीक द्वारा निरूपित करने को हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक बच्चे, ये हो गई रासायनिक समीकरण की परिभाषा। अब इसको हम उदाहरण से समझते हैं बच्चे। जैसे हमने इधर लिखा कार्बन और ऑक्सीजन एरो कार्बन डाइऑक्साइड। बच्चों कार्बन और ऑक्सीजन ये अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ हो गए और कार्बन डाइऑक्साइड अभिक्रिया में बनने वाला पदार्थ हो गया। तो अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ और तथा अभिक्रिया में बनने वाला पदार्थ को जब हम सूत्र रूप या प्रतीक रूप में व्यक्त करते हैं तो हमको रासायनिक समीकरण प्राप्त होता है। तो चलिए देखते हैं बच्चे। प्रतीक, कार्बन का प्रतीक क्या होता है बच्चों? तो कार्बन को हम C से प्रदर्शित करते हैं बच्चे। इसी प्रकार से जो ऑक्सीजन है बच्चों उसको हम निरूपित करेंगे O2 से। ठीक, कार्बन को हम C से निरूपित करते हैं बच्चे, ऑक्सीजन को हम O2 से निरूपित करते हैं। तो यहां पे बनता क्या है बच्चे? तो कार्बन डाइऑक्साइड को निरूपित करते हैं CO2 से। तो बच्चे जब हम अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ और बनने वाले पदार्थ को हम प्रतीक रूप में लिख दें तो जो भी प्राप्त होगा उसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। शायद समझ में आया होगा। तो चलिए बच्चे अगला समीकरण देखते हैं। अगला समीकरण है बच्चे जैसे जिंक। जिंक का प्रतीक होता है बच्चों Zn प्लस आगे है बच्चे सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है बच्चों H2SO4। ठीक बच्चों, फिर एरो। यहां पे है बच्चे जिंक सल्फेट। तो जिंक सल्फेट का सूत्र होगा बच्चों ZnSO4 प्लस आगे है बच्चे हाइड्रोजन गैस। तो ये हो गया बच्चे H2 हाइड्रोजन गैस। तो ये जो हम प्राप्त कर रहे हैं बच्चे प्रतीक रूप में लिख रहे हैं इसी को कहा जाता है रासायनिक समीकरण। इसी क्रम में एक और देखते हैं बच्चे। जैसे आपको दिया गया जिंक, जिंक का प्रतीक होगा बच्चों Zn प्लस कॉपर सल्फेट है तो कॉपर सल्फेट का सूत्र होगा बच्चों CuSO4। कॉपर सल्फेट का सूत्र हो गया बच्चों CuSO4 एरो। यहां पे है बच्चे जिंक सल्फेट और जिंक सल्फेट का सूत्र होगा बच्चों ZnSO4। आगे है बच्चे कॉपर। कॉपर का प्रतीक होता है क्या बच्चों? Cu। तो ये जो प्रतीक रूप हमने लिखा है बच्चों इसी को कहा जाता है बच्चों रासायनिक समीकरण। परिभाषा एक बार फिर से समझिएगा बच्चे। रासायनिक समीकरण होते क्या हैं? जैसे अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ और बनने वाले पदार्थ को यदि प्रतीक रूप में लिखा जाता है तो उसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं बच्चे। ठीक, तो ये हो गए 3 उदाहरण इसके। बच्चों ये भी आप लोग याद रखिएगा कि सबसे पहले रासायनिक समीकरण किसने लिखा था? तो प्रथम रासायनिक समीकरण 1615 ईस्वी में लिखा गया था और लिखने वाले वैज्ञानिक का नाम है बच्चे जीन बेग्यून ने लिखी थी। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे बच्चे। तो ये हो गया हमारा रासायनिक समीकरण। अब हम बच्चे आगे आप लोग पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण से संबंधित। जैसे आपको पढ़ना आगे है संतुलित समीकरण और असंतुलित समीकरण। उससे पहले और थोड़ा सा बच्चे जानते हैं। जैसे बच्चे कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर बनाया क्या बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड। तो बच्चों ये कार्बन और ऑक्सीजन, ठीक बच्चों, कार्बन और ऑक्सीजन ये जो पदार्थ है बच्चों इसको कहा जाता है अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ। ध्यान समझना बच्चों, अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ। ठीक बच्चों,
ये हो गया बच्चे अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ। इन दोनों की क्रिया के फलस्वरूप बना बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये हो जाएगा बच्चों अभिक्रिया में बनने वाला पदार्थ। दो हम बोले हैं बच्चे, एक हमने लिखा अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ और एक लिखा अभिक्रिया में बनने वाले पदार्थ। तो बच्चों अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को हम लोग अभिकारक कहते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए अभिकारक किसे कहते हैं बच्चों, तो अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। इसी प्रकार से बच्चे अभिक्रिया में जो बनने वाला पदार्थ होता है उसे क्या कहते हैं, तो बच्चों अभिक्रिया में बनने वाला जो पदार्थ होता है उसे उत्पाद कहते हैं। तो उत्पाद किसे कहते हैं, अभिक्रिया में बनने वाला पदार्थ उत्पाद कहलाता है बच्चे। तो ये हो गया बच्चे अभिकारक और ये हो गया बच्चे उत्पाद। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे बच्चों कंकाली रासायनिक समीकरण, जिसको नाम हम बोलते हैं ढांचा रासायनिक समीकरण। तो चलिए बच्चे शुरुआत करते हैं हम लोग कंकाली रासायनिक समीकरण या फिर ढांचा रासायनिक समीकरण। तो देखेंगे बच्चे कंकाली रासायनिक समीकरण होते क्या हैं। ठीक, तो यहां पे हम हेडिंग लिख लेंगे बच्चे कंकाली रासायनिक समीकरण। बच्चों कंकाली रासायनिक समीकरण क्या होते हैं हम ठीक से समझें बच्चे। तो होता क्या है पहले उदाहरण से समझना बच्चों। जैसे हमने लिखा Mg प्लस O2 एरो MgO। तो देख रहे हैं बच्चे इधर Mg परमाणु की संख्या 1, इधर ऑक्सीजन परमाणु की संख्या 2। लेकिन अगर हम दाएं पक्ष में देखें तो मैग्नीशियम परमाणु की संख्या 1 और ऑक्सीजन परमाणु की संख्या 1 है। मतलब इधर ऑक्सीजन परमाणु की संख्या बच्चों 2 और इधर ऑक्सीजन परमाणु की संख्या 1। अर्थात इस समीकरण में ऑक्सीजन परमाणु दोनों तरफ बराबर नहीं है। एक और समझते हैं बच्चे, जैसे हमने लिखा बच्चों H2 प्लस O2 एरो H2O। तो इधर समझेंगे बच्चे हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 2 है, यहां पे ऑक्सीजन परमाणु की संख्या भी 2 है। अगर हम दाएं पक्ष में देखें बच्चे तो हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 2 और ऑक्सीजन परमाणु की संख्या 1 है। तो इन दोनों में क्या अंतर है बच्चे, इधर बाएं पक्ष में ऑक्सीजन परमाणु 2 है और इधर ऑक्सीजन परमाणु 1 है। दोनों तरफ परमाणु की संख्या बराबर नहीं है। यदि रासायनिक समीकरण के दोनों पक्षों में परमाणुओं की संख्या समान ना हो तो उसे हम बोलते हैं कंकाली रासायनिक समीकरण। और कंकाली रासायनिक समीकरण को ही बच्चों हम बोलते हैं ढांचा रासायनिक समीकरण। तो चलिए बच्चे इसकी हम परिभाषा लिखते हैं। तो परिभाषा आप देखेंगे वह रासायनिक समीकरण जिसके दोनों पक्षों में परमाणुओं की संख्या
समान नहीं होती, संख्या समान नहीं होती, कंकाली रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक बच्चों, अब एक बार परिभाषा अपनी फिर से चेक करेंगे। वह रासायनिक समीकरण जिसके दोनों पक्षों में परमाणुओं की संख्या समान नहीं होती, कंकाली रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो हमने आपको बच्चे यही बताया कि बाएं पक्ष में और दाएं पक्ष में परमाणुओं की संख्या समान ना होने पर जो भी समीकरण होगा उसे हम कंकाली समीकरण या फिर बच्चे उसी को हम बोलते हैं ढांचा रासायनिक समीकरण। ठीक बच्चों, तो समझ में आया होगा। इसी प्रकार से आगे हम पढ़ेंगे बच्चे, जो अगला जो इसी के अंतर्गत आएगा बच्चों उसे हम बोलेंगे संतुलित संतुलित रासायनिक संतुलित रासायनिक समीकरण। तो चलिए बच्चों देखा जाए संतुलित रासायनिक समीकरण होते क्या हैं बच्चे। तो बच्चों संतुलित रासायनिक समीकरण की परिभाषा क्या होगी, जैसे समझना कि यहां पे Mg है, यहां पे बच्चे O2 है, एरो यहां पे है बच्चों MgO। हमने यहां पे देखा यहां पे ऑक्सीजन परमाणु की संख्या 2 है, यहां पे ऑक्सीजन परमाणु की संख्या कितनी है बच्चे 1 है। इसको बराबर करने के लिए यहां पे कितने से गुणा किया जाएगा, 2 से हम गुणा कर देंगे। जब इधर 2 से गुणा होगा बच्चों तो ऑक्सीजन परमाणु तो बराबर होंगे बाएं पक्ष और दाएं पक्ष में, लेकिन मैग्नीशियम परमाणु देखते हैं बच्चे तो यहां पे मैग्नीशियम परमाणु की संख्या 2 है, यहां पे मैग्नीशियम परमाणु की संख्या 1 है। तो यहां पे भी हम 2 से क्या करेंगे बच्चों, गुणा कर देंगे। तो बच्चों अब आपको देखने पर लगेगा दोनों तरफ अर्थात बाएं पक्ष में और दाएं पक्ष में परमाणुओं की संख्या क्या है बच्चे, बराबर है, समान है। तो उसे ही हम बोलेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण। इसी प्रकार से ये वाला समीकरण देखते हैं बच्चे, जैसे हमने लिखा H2 प्लस O2 एरो, इधर लिखा गया H2O। यहां पे अगर आप देखें बच्चों तो यहां पे ऑक्सीजन परमाणु की संख्या 2 है बच्चों और यहां पे ऑक्सीजन परमाणु की संख्या 1 है। बराबर करने के लिए हम यहां पे कितने से गुणा करेंगे बच्चे, 2 से गुणा करेंगे। तो आपको देखने पर पता चल रहा होगा ऑक्सीजन परमाणु 2 हैं, इधर 1 थे, हमने क्या किया बच्चे 2 से गुणा किया। लेकिन यहां पे हाइड्रोजन की संख्या कितनी होगी बच्चे, तो 2 का 2 में गुणा होगा तो बच्चे होगा 4। इधर हाइड्रोजन की संख्या 4 है, इधर हाइड्रोजन की संख्या सिर्फ कितनी बच्चे 2 है। तो यहां पे भी आप कितने से गुणा करेंगे बच्चे, 2 से गुणा करेंगे। अब आप समीकरण को देख सकते हैं कि बाएं पक्ष में और दाएं पक्ष में परमाणुओं की संख्या क्या है बच्चे, समान है, बराबर है। यदि बाएं पक्ष में और दाएं पक्ष में अर्थात दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या समान हो तो उसी को कहा जाता है बच्चों संतुलित रासायनिक समीकरण। तो बच्चों इसकी परिभाषा भी हम लिखेंगे यहां पे। परिभाषा इसकी ये है बच्चे, परिभाषा इसकी क्या होगी, वह रासायनिक समीकरण जिसके दोनों पक्षों में परमाणुओं की संख्या समान होती है,
संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो ये हो गए बच्चे संतुलित रासायनिक समीकरण की परिभाषा। बच्चों इसी के आगे हमसे ये प्रश्न पूछता है संतुलित कोई भी बच्चों क्वेश्चन पूछेगा जो असंतुलित समीकरण है उसे संतुलित करना क्यों आवश्यक होता है। तो समझेंगे बच्चे असंतुलित समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक होता है। तो चलिए बच्चे समझते हैं। जैसे कहा जाता है द्रव्यमान संरक्षण के नियम में कि द्रव्य को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक बच्चे फिर से बोल रहे हैं, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्य को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। तो बच्चे अगर आप ऐसा समझिए कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की क्रिया से मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, तो इधर का जो द्रव्यमान होगा इधर के द्रव्यमान से अलग होगा, है, अर्थात दोनों तरफ जो द्रव्यमान आने चाहिए बराबर आने चाहिए। लेकिन अगर समीकरण असंतुलित होगा तो दोनों तरफ अर्थात बाएं पक्ष और दाएं पक्ष में द्रव्यमान समान नहीं होगा। ठीक, तो उसी द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करने के लिए हम लोग समीकरण का क्या करते हैं बच्चों, संतुलन करते हैं। तो ये हो गए बच्चे रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण को हम अंतर्गत हमने पढ़ा कंकाली रासायनिक समीकरण, जिसे ढांचा रासायनिक समीकरण कहते हैं। उसी प्रकार में हमने पढ़ा संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक बच्चों, यहां तक आपको समझ में आया होगा। तो बच्चे हम इसके बाद अगली वीडियो में पढ़ेंगे समीकरण का संतुलन कैसे किया जाएगा। ठीक बच्चों, जय हिंद।